तो हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के कितने वर्गों में बांटा गया है। सो हम लोग आज यहाँ पे समझने वाले हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर कोई पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता को समाज के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब फर्स्ट में है पुरोहित वर्ग, उसके बाद यहाँ पे है योद्धा वर्ग, उसके बाद यहाँ पे व्यापारी वर्ग, उसके बाद किसान वर्ग, उसके बाद कुम्हार वर्ग, उसके बाद श्रमिक वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक एक करके कि पुरोहित वर्ग क्या होता है, योद्धा वर्ग क्या होता है, व्यापारी वर्ग क्या होता है, किसान वर्ग क्या होता है, कुम्हार वर्ग क्या होता है और श्रमिक वर्ग क्या होता है। इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अगर आप भी चाहते हैं हिस्ट्री का संपूर्ण क्लास करें और आर्ट्स का संपूर्ण क्लास करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आने से पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। आप देखिए यहाँ पे है इतिहासकारों के अनुसार समाज का यह विभाजन कर्म के आधार पर आधारित रहा होगा। यानी कि इतिहासकार का यह मानना है कि सिंधु सभ्यता में यह समाज का जो 6 वर्गों में विभाजन है ये कर्म के आधार पर रहा होगा। यानी इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि जो भी विभाजन था वो कर्म के आधार पर रहा होगा। अब यहाँ पे है इस समाज में पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अधिक सम्मानजनक थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को जो स्थिति थी अधिक सम्मानजनक थी। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति क्या थी, अधिक सम्मानजनक थी। यानी कि काफी ज्यादा मतलब कि पुरुषों से अच्छा देखने को मिलती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसलिए इस सभ्यता के समाज को मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। यानी कि वही बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंधु सभ्यता के एक उच्च नगरीय सभ्यता के रूप में देखी जा सकती है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता जो है उसको एक उच्च नगरीय सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता कैसा है, ग्रामीण सभ्यता नहीं, एक नगरीय सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता के हम लोग एक उच्च नगरीय सभ्यता के रूप में देखे जा सकते हैं। इनके मनोरंजन के साधन निम्न थे। यानी कि सिंधु घाटी के लोगों को मनोरंजन के क्या क्या साधन थे जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो है जुआ खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना, शिकार करना और पशुओं की लड़ाई। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के कारण था जुआ खेलना, नृत्य करना, पशुओं को लड़ाई देखना और उसके बाद शिकारी करना और शतरंज खेलना। ये सब इनके मनोरंजन के कार्य है। यानी कि इतिहासकार के द्वारा हम लोग इसके मनोरंजन के कार्य को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यानी कि ये सब इसका मनोरंजन के कार्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे होंगे वो इस प्रकार से मनोरंजन करते थे, इनका मानना है। यानी कि हम लोग को पढ़ना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे मनोरंजन करते थे। तो जुआ खेलते थे, शतरंज खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई को देख करके आनंद उठाते थे। जैसे कि अभी हम लोग एक दूसरे को लड़ाई देख करके आनंद उठाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे पशुओं की लड़ाई देख करके सिंधु सभ्यता के लोग आनंद उठाते थे। अब यहाँ पे है शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। यानी कि शतरंज के आविष्कार, कोई पूछेगा शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो भारत में ही हुआ था, वो भी सिंधु सभ्यता में ही। अब यहाँ पे है अंतिम संस्कार के प्रकार। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उसका अंतिम संस्कार कैसे होता था, जो हम लोग यहाँ पे समझे। तो इस सभ्यता में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में
3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था, यानी कि मरने के बाद जो होता है ना अंतिम संस्कार, वो किया जाता था। कौन कौन से है? तो यहाँ पे है पूर्ण समाधिकरण, यानी कि पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? तो सबको पूर्ण रूप से दफनाना, यानी कि सबको पूर्ण रूप से दफनाना, यानी कि जो व्यक्ति जिसका मृत्यु हो जाता था उसको पूरी तरीके से दफनाने का काम किया जाता था। किसमें? तो पूर्ण समाधिकरण, यानी कि पूर्ण समाधिकरण यानी कि अंतिम संस्कार है एक, जिसका नाम है पूर्ण समाधिकरण। इसमें शवों को पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था, मरने के बाद यानी कि दफना दिया जाता था। अब यहाँ पे है आंशिक समाधिकरण। तो आंशिक समाधिकरण क्या होता है? तो यहाँ पे है, इस विधि के अंतर्गत पहले शव को जंगल में फेंक दिया जाता था और पशु पक्षी के भक्षण के पश्चात दफना दिया जाता था। यानी कि आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो उसको जंगल में फेंक दिया जाता था और पशु पक्षी को भक्षण के बाद, यानी कि पशु पक्षी उसको खा करके एकदम खाओ करके अर्थी कर देता था, उसके बाद ले जा करके उसको क्या कर दिया जाता था? उसके बाद उस शव को दफना दिया जाता था, यानी कि उस लाश को दफना दिया जाता था। अब यहाँ पे थर्ड में है जिसको हम लोग बोलते हैं दाह संस्कार। क्या होता है दाह संस्कार? तो इस संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था, यानी कि यह एक संस्कार है दाह संस्कार। इसमें क्या किया जाता था? तो शव को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था और ये दोनों में दफना दिया जाता था। इसमें डायरेक्ट दफना दिया जाता था और इसमें पशु पक्षी के भक्षण के बाद तब जाकर के दफनाया जाता था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा काफी बेहतर तरीका से। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो आते रहे और आप लोगों को हम समझाते रहे, इस प्रकार से वीडियो ला करके समझाने का कोशिश भी करेंगे आर्ट्स का संपूर्ण क्लासेस का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग के पास पहुंच सके। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि हम भी कुछ आप लोग को इससे बेहतर देने का कोशिश कर सकेंगे। थैंक यू, बाय।